चैप्टर 1। हम में से ज़्यादातर लोग एक फादर के अंडर बड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ हमसे थोड़ी डिफरेंट है। वो अपने 2 फादर के अंडर बड़े हुए थे। एक थे उनके खुद के फादर, जिन्हें वो अपने बुक में पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिनके साथ वो काफ़ी वक्त गुजारते थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD किया था और फिर स्कॉलरशिप पे एडवांस स्टडीज़ भी की थी, जबकि उनके रिच डैड ने 8वीं क्लास भी नहीं की थी। दोनों डैड्स अपने अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड के साथ हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम रहता था। जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमी में से थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। दोनों डैड की सोच बहुत ही डिफरेंट थी। जैसे कि पुअर डैड कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारी बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाकर एक अच्छा कंपनी बाय कर सको। पुअर डैड जॉब्स करने पर फोकस करते थे, जबकि रिच डैड सोचते थे क्यों कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच कहकर बुलाते थे। इवन जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब ही क्यों ना हो, तब भी वो अपने आप को रिच ही बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वह पुअर हैं या किसी से कम हैं। इसका रीज़न यह है कि हम जैसे सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसे ही होता है। दोनों डैड्स एजुकेशन को भी बहुत मानते थे, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब के लिए पढ़ते थे और दूसरे अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड को सब कुछ चाहिए होता था। वो सोचते थे कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और तेज दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग को चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तेज होता जाएगा। जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हो, कुछ आइडिया सोचते हो, तो इससे आपके ब्रेन मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये कह देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते थे कि ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है और कुछ सोचेगा नहीं। दिमाग को तेज करने के लिए उसे चलाया करो। आपका दिमाग जितना चलेगा आप उतना ही अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट उस टाइम पर बहुत ही छोटे थे और उन्हें ये सब चीज समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों फादर में से किसकी सुने। प्रॉब्लम यह था कि रिच डैड उस वक्त अमीर नहीं थे, बस उनकी सोच पुअर डैड से अलग थी। हर चीज पुअर डैड से डिफरेंटली करते थे और इसी वजह से वह फिर आगे जाकर बहुत अमीर भी बने। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छा डॉक्टर, लॉयर और बैंकर्स तो बनाते हैं, लेकिन स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं। इसके बारे में बच्चों को घर में ही सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन देते हैं, जो कि ऑथर ने भी अपने रिच डैड से सीखी और आज आप इस बुक समरी से सीखेंगे। ये भी याद रखना कि अगर पैसों से और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वह आपकी नॉलेज है। अगर आपको यह पता होगा कि आप किस तरह पैसे बना सकते हैं तो यह चीज आपके बहुत काम आएंगी। पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। वो और उनके फ्रेंड माइक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और काफी टाइम एक साथ गुजारते थे। एक दिन ऑथर ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो उनके डैड ने उनसे कहा कि वह अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्कूल के टीचर हैं और उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पुअर डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीखें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों? वह तो अमीर नहीं है। तो इसमें पुअर डैड ने कहा कि उनका और माइक के फादर का एक ही बैंकर है और बैंकर माइक की फादर की बहुत तारीफ करता है। उनका मानना है कि माइक का फादर कुछ ही टाइम में बहुत पैसे वाले होंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के फादर, जिन्हें इस बुक में रिच डैड कहते हैं, वो काफी बिजी रहते थे। उनके कुछ वेयर हाउसेस थे, कुछ स्टोर्स थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट थे। उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर लिया। जब रॉबर्ट माइक के घर गए
तो उन दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा। और जब फाइनली वो रिच डैड से मिले तो रिच डैड ने उन्हें एक ऑफर दी। ऑफर ये थी, रिच डैड ने कहा कि उन्हें क्लासरूम स्टाइल में नहीं सिखाएंगे, रॉबर्ट और माइक को उनके लिए काम करना पड़ेगा स्टोर पे, और बदले में उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट्स देंगे और रिच बनाना सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर हर सैटरडे वो दोनों रिच डैड के स्टोर पर काम करते। वो वहाँ जाकर सफाई वगैरह करते। रॉबर्ट और माइक की यही रूटीन चलती रही और काफी दिनों तक उन्होंने यही किया। 4 हफ्तों बाद रॉबर्ट इस रूटीन से थक चुके थे, क्योंकि न तो इस काम के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते और न ही रिच डैड उन्हें कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने 4 हफ्तों से रिच डैड को देखा तक नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा वो ये काम छोड़ रहा है। ये सुनकर माइक को हंसी आने लगी और ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में माइक को पूछा वो क्यों हंस रहा है। माइक ने कहा कि उसके फादर को इसके बारे में पहले से पता है। रिच डैड ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट ये काम छोड़ देगा और जब वो ऐसा करे तो माइक रॉबर्ट को उनके पास ले जाएं। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे फिजूल में इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। ऑथर के जो रियल पुअर डैड थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था कि वो ये काम छोड़ दे। सैटरडे को रॉबर्ट फिर से रिच डैड से मिले और इस बार काफी गुस्से में थे। मैंने आपके लिए काम किया, अपना बेच और गेम्स मिस किए और बदले में आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आप भी बस दूसरों की तरह लालची हो। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड के ऊपर उतार दिया और फिर रिच डैड ने कहा रॉबर्ट अब तुम वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो। फिर रॉबर्ट ने कहा पैसे बढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं। तो इसके रिप्लाई में रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट और माइक को पहले दिन से ही सिखा रहे हैं। इसमें रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा आपने हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं की। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को लेक्चर दो, मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड क्या कह रहे हैं, कौन सा एक्सपीरियंस सिखाया है। रॉबर्ट ने रिच डैड से बिल्कुल क्लियरली कह दिया मैंने स्टोर पर काम करके आखिर क्या सीखा है, आप मेरे पैसे बढ़ाएं, काम सिखाएं, वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने कहा देखो ज्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई एम श्योर थोड़ी कंफ्यूजन आपको भी हो रही होगी कि आखिर रिच डैड ने क्यों रॉबर्ट को स्टोर पर काम करवाया, वो आखिर रॉबर्ट को क्या सिखाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिच डैड रॉबर्ट को बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्यों पुअर रह जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं। रिच और पुअर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आगे मैं और एग्जांपल दूंगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को अप्लाई किया। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी जिंदगी क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने स्टोर पे काम करवाया। पुअर लोग पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ज्यादा सैलरी चाहिए। ऐसा लगता है कि ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लो 3 भाई हैं, उनकी नई नई शादी हुई है और वो सारे एक ही एरिया में रहते हैं। अब देखा जाए तो उनके खर्चे एक जैसे होंगे क्योंकि सभी एक ही एरिया में रहते हैं और वो तीनों अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। लेकिन क्या तीनों हर महीने एक जैसे पैसे खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तीनों में से जो भाई सबसे ज्यादा पैसा कमाता होगा, चांसेस है वो भाई सबसे ज्यादा खर्चे भी करते होंगे और जो सबसे कम कमाता होगा वो सबसे कम खर्चा करता होगा। सबकी जरूरतें एक जैसी है, फिर भी खर्चा अपने इनकम के हिसाब से करते हैं। आप ही बताओ, आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। आप ज्यादा रेस्टोरेंट में जाओगे, छोटी मार्केट के बजाय बड़े मॉल में जाओगे। रिच डैड रॉबर्ट को यही सिखाना चाह रहे थे। ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया ताकि उसे पता चले कि पुअर लोग सारी जिंदगी क्या करते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट ने अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उसे रेट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, मतलब अपनी सैलरी के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स कम होगी, हम आराम से अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, टाइम पे बिजली का बिल जमा करेंगे, स्कूल की फीस देंगे। देखो इस तरह शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम कम हो रही है, लेकिन कुछ ही टाइम में आप वही प्रॉब्लम फिर से फेस करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये रेट रेस क्या है। आखिर की सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मान लो एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसके 2 बच्चे रहते हैं। अब हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वाइफ घर की काम करती है। हस्बैंड का
एक दिन प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ जाती है। इसी खुशी में वो अपनी पत्नी को एक ज्वेलरी लाकर देता है और बच्चे को प्ले स्टेशन लाकर देता है। अब प्ले स्टेशन से हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। इसके अलावा उसकी पत्नी डिमांड करती है कि वो घर में एसी भी लगवाएं, जिसमें हस्बैंड अपनी सारी सेविंग खर्च कर देता है और एसी लगवा के दे देता है। इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बढ़ जाता है। एक बार फिर हस्बैंड वही आ जाता है जहाँ वो पहले था। अब मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा है। कुछ सालों बाद उसने अपनी कंपनी में और सक्सेस अचीव किया और उसकी इनकम और बढ़ गई। फिर बच्चों की स्कूल खत्म हुई और उनकी कॉलेज में एडमिशन का टाइम आ गया। अब उसने सोचा कि उनके बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ें और उसने महंगे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। बच्चों की पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ी। हमें से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा ही होता है। सैलरी के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं। इसी को रेट रेस कहते हैं। सबसे पहले आप डर की वजह से काम करते हैं। आपको डर होता है कि यदि आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तो आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे। एक बार आपके हाथ में इनकम आती है, फिर आपको नई नई चीज़ें दिखती है, जैसे नए कपड़े, बाहर का खाना, मॉल में जाना। आपकी लाइफ इसी तरह चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ने से आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा, लेकिन उसी वक्त होगा जब आप उस एडिशनल इनकम को सेव करेंगे या उसे सही जगह यूज़ करेंगे। अगर उस इनकम से आप अपने खर्चे ही बढ़ा लेंगे तो आप रेट रेस का हिस्सा हैं, और रेट रेस वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, हमेशा टेंशन में ज़िंदगी गुजारेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, अमीर लोग क्या नया घर नहीं लेते, महंगी गाड़ियाँ नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं और वो खर्चे भी करते हैं, लेकिन उनका भी एक सही तरीका होता है, सही वक्त होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर से आपने 2 बात सीखी है। पहली, रेट रेस के जाल से बचना है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उससे अपने खर्चे न बढ़ाओ, बल्कि उसे सेव करो, और उस इनकम से क्या करनी है मैं उसे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। दूसरा लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई किया? उस टाइम पे बच्चे कॉमिक बुक बहुत पढ़ते थे। कॉमिक बुक एक प्रकार की पत्रिका होती है जो चित्रों या रेखा चित्रों के माध्यम से अपनी कहानी कहती है। तो रॉबर्ट और माइक ने देखा कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर जब कॉमिक बुक पुरानी हो जाती थी तो उन्हें फेंक देते थे। रॉबर्ट और माइक ने उन डिस्ट्रीब्यूटर से बात की कि वो कॉमिक बुक को उन्हें दे दे। डिस्ट्रीब्यूटर ने उनसे कहा कि एक शर्त में उन्हें कॉमिक बुक दे देंगे अगर उन्हें वो रीसेल ना करें। माइक और रॉबर्ट ने उनकी शर्त मान ली और माइक के घर में जो बेसमेंट था वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोल ली। वहाँ पे बच्चों को 10 सेंट्स पे करने होते थे और फिर 2 घंटे में जितनी चाहे कॉमिक बुक पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक के छोटी सिस्टर को एज ए लाइब्रेरियन हायर किया। उसे वीकली $1 पे करते थे। मैं बता दूं कि ये 1956 की बात है, और जिस टाइम पे रॉबर्ट और माइक ने लाइब्रेरी खोली थी वो उस टाइम पे रिच डैड के स्टोर पे भी काम करते थे और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक पैसों के लिए काम ना करे, वो कुछ ऐसा करे जिससे पैसा उनके लिए काम करे, और दोनों ने कर दिखाया। उन्हें लाइब्रेरी में काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहे थे। उन्होंने माइक की सिस्टर को हायर किया हुआ था और उसे पैसे दे रहे थे। इन अदर वर्ड्स, पैसा उनके लिए काम कर रहा था और ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा था। इसलिए आप भी सोचें कि पैसे आपके लिए किस तरह काम कर सकता है। आप कैसे सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आइडियाज़ निकालें, थोड़ी रिसर्च करें या किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछें जिसमें पैसे आपके लिए काम करें। चैप्टर 3, बहुत से ऐसे बॉक्सर और स्पोर्ट्समैन हैं जिनके पास एक टाइम में मिलियंस होते हैं, लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता और वो नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं जिन्हें लॉटरीज लगती हैं और उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन फिर एक वक्त आ जाता है जब उनकी वही पहले जैसे हालत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि ऑथर एडवाइस करते हैं कि आप पैसों पर नहीं, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको अपना पैसा ग्रो करना आना चाहिए, उसे संभालना आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो फिर वह पैसा आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऑथर से पूछते हैं कि वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। उन सबको ऑथर वही बताते हैं जो उनके रिच डैड उन्हें बताते थे। वो कहते हैं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करो। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये एक बार में नहीं सीखते हैं, सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। इसके लिए पैसों से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, अमीर लोगों से सीखो, सेमिनार्स अटेंड करो। ये सब जब सिर्फ पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, बल्कि आपको एक्शन भी लेना होगा। जब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक छोटे थे, उसी टाइम से रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कर दिया था। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि
अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो उस पे रिच डैड ने कहा अमीर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो ये है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंट पता होना चाहिए। आपको एसेट्स बाय करना है। वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट बहुत ही डीप है, लेकिन यह जो प्रिंसिपल है अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रिच डैड कहते हैं कि यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रूल है। अगर इसे फॉलो करोगे तो आप रिच बन जाओगे। अब क्वेश्चन यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे आपके पास पैसे आए। जैसे मान लो आपके पास एक घर है जिसे आपने रेंट पे दिया है, हर महीना आपको उसका रेंट मिलेगा, तो यह एसेट्स है। लायबिलिटीज का मतलब वो चीज जो आपसे पैसे लेती है। जैसे अपने घर में एसी लगवाया, इससे हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा, तो यह है लायबिलिटीज। बहुत से लोगों को चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है, लेकिन रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल रखते हैं और सिंपल करके वह रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं। अगर आप किसी अकाउंटेंट से एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफिनेशन पूछेंगे तो शायद आपको कुछ और जवाब मिले, लेकिन रिच डैड के डिक्शनरी में एसेट्स और लायबिलिटीज का यही सिंपल मीनिंग है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपली अपनी लाइफ में एसेट्स बाय करो, और अगर गरीब रहना है तो लायबिलिटीज बाय करो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यह क्या बात हुई, अमीर लोगों के घर में क्या ऐसी नहीं लगा होता, उनके पास गाड़ियां और लग्जरीज नहीं होती? बिल्कुल होती है। अमीर लोग बहुत सी लग्जरीज बाय करते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी के पास भी बहुत सी गाड़ियां और लग्जरीज है, लेकिन वो कहते हैं कि अमीर लोग उसी वक्त लग्जरीज बाय करते हैं जब उनके एसेट्स में से एसेट्स इनकम आ रही होती है। उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि उनके एक्सपेंस तो निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास और भी बहुत से पैसे बच जाते हैं और फिर उसी से वो लग्जरीज बाय करते हैं। जब पुअर लोग पूरा महीना काम करके सैलरी अर्न करते हैं तो उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। जब मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो उससे वह एक्सपेंस पूरे करते हैं और लायबिलिटीज बाय करते हैं, जिससे अगेन एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। जबकि रिच लोगों के पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनके एसेट्स में से जो इनकम आती है, मतलब उनके रियल एस्टेट से जो रेंट मिलता है, उनके स्टॉक बिजनेस में से जो इनकम आती है, उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं और बचे हुए एक्सपेंस से फिर से एसेट्स बाय कर लेते हैं। इससे लग्जरीज आप उसी वक्त बाय कर सकते हो जब आपके एसेट्स कॉलम बहुत बढ़ जाएं। के अलावा लास्ट चैप्टर में हमने रेट रेस के बारे में बात की थी कि क्यों इनकम बढ़ने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एडिशनल इनकम से ही वही लायबिलिटीज बाय कर लेते हैं। आपके पास जब एडिशनल इनकम है तो आपको उसे एसेट्स बाय करनी है। एसेट्स का बेसिक डिफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब एसेट्स कौन से बाय करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे ऑथर मोस्टली रियल एस्टेट और स्टॉक्स बाय करते हैं। आप एसेट्स पर थोड़ी रिसर्च करो, अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि एसेट्स में आप घर ही खरीदो, मोस्टली लोगों के लिए वो भी करना इम्पॉसिबल होगा। एसेट्स के लिए बहुत से ऑप्शन है, आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, कुछ सोचना होगा। जैसे रॉबर्ट और माइक ने एक लाइब्रेरी खोली थी, वो भी एक एसेट था, उससे उनके पास इनकम आ रही थी और वो भी बिना काम करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब भी एक एसेट्स है, लेकिन जॉब कोई एसेट्स नहीं है। एसेट्स ऐसा होना चाहिए जहां आपके पास बिना काम करे इनकम आए। ऑथर ये भी कहते हैं कि एसेट्स ऐसे बाय करो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसे एसेट्स को आप सही से मैनेज कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने 2 बातें सीखी हैं। पहली, अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। यह टॉपिक आपको स्कूल में नहीं सिखाते, आपको इसके बारे में खुद से सीखना होगा। यह तो सिर्फ एक ही बुक है या एक ही सब्जेक्ट है। लोग तो अपनी पूरी जिंदगी सीखते हैं, इसलिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो। दूसरा लेसन, अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदो और लग्जरीज उसी वक्त खरीदना जब आपके एसेट्स बहुत बढ़ जाए। चैप्टर 4, मैकडोनल्ड्स को तो आप सभी ने देखा ही होगा, हर कंट्री में इसकी ब्रांचेस हैं। 1974 रे रॉक, जो कि मैकडोनल्ड्स के ओनर है, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया था और वहां सभी MBA के स्टूडेंट्स बैठे थे। पब्लिक स्पीकिंग खत्म होने के बाद स्टूडेंट ने रे को ऐसे ही ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, तो फिर वो सारे वहां गए और फिर काफ़ी देर तक बैठे। बातों बातों में रे ने स्टूडेंट से पूछा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरा क्या बिजनेस है? तो सवाल में सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और फिर एक ने कहा, सर किसे नहीं पता कि आपका बिजनेस बर्गर सेल करने का है? तो इस पे रे ने कहा, बिल्कुल गलत, मेरा बिजनेस बर्गर सेल करने का नहीं, बल्कि मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। वैसे मैकडोनल्ड्स पर बर्गर ही मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका रे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो थी फ्रेंचाइजी की लोकेशन। मैकडोनल्ड्स की बहुत सी फ्रेंचाइजीज है और अगर किसी भी फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कंट्री में कोई मैकडोनल्ड्स खुलता है तो उस ज़मीन को, उस रियल एस्टेट को मैकडोनल्ड्स के नाम से बाय करता है। इसी वजह से आज मैकडोनल्ड्स के पास इतना रियल एस्टेट है जितना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है।
अगर रे रॉक सिर्फ बर्गर बनाने पर ध्यान देते तो शायद वो कभी इतना अमीर नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड किया। मैकडोनल्ड्स के रियल एस्टेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स और इनकम और भी बढ़ रही है। रिच डैड बचपन में रॉबर्ट को भी यही सिखाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीर लोगों के सीक्रेट 3 बताया है, जो है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करो। अब ये चैप्टर ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको उसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो, एक इंसान का प्रोफेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझते हैं। जब ऑथर लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या बिजनेस है, तो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन ये इनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, उसके मालिक नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग इसलिए पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई एसेट्स या बिजनेस नहीं होता। वो अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और उस पर्सन को अमीर बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और फिर एंड द एंड उनके पास कुछ नहीं बचता। ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और जो पढ़ते हैं वहीं बन जाते हैं। अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉयर, अगर मेडिकल के फील्ड में हो तो इससे रिलेटेड प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आपको यह सब नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हर सोसाइटी में डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, इन सब की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास ऐसा कोई एसेट्स होना चाहिए जहाँ पर आपको बिना काम करे इनकम मिले। रिच लोग सिर्फ अपने एसेट्स पर फोकस करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास अपनी सैलरी पर फोकस करते हैं और चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए, और बढ़ भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे वो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा सैलरी का उसी वक्त फ़ायदा होगा अगर आप उस एडिशनल इनकम से एसेट्स बाय करो। यहाँ पे ऑथर ने एक और बात बताई है। वो कहते हैं कि आप जब भी ज़िंदगी में दूसरे से कुछ अलग करते हो तो प्रॉब्लम तो आती है। एक बार ऑथर को लोन की ज़रूरत थी। उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया, और सिर्फ इस वजह से मना किया क्योंकि ऑथर ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। बैंक वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ एक इंसान अकेला रियल एस्टेट पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए अगर याद रखने कि आप लोगों के साथ चलोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर आप उन्हीं की तरह बन जाओगे, उन जैसे ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप दूसरों से अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो आपको उनसे अलग चलना होगा। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करेंगी, बहुत से मुश्किलें आएंगी, शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन उस रास्ते के आखिर में आपको रिवार्ड भी अच्छे मिलेंगे। आप में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जो कोई जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं, उनके लिए ऑथर ने एक ही एडवाइस दी है, आप लोग अपनी जॉब कंटिन्यू करें, एक अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बने, लेकिन जब सैलरी आए तो उसे पूरा खर्च ना करें, अपने खर्च कम करें, पैसे सेव करें और उस पैसे से एसेट्स बाय करें। इसके अलावा अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ के बारे में सिखाएं, उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताएं। इस बुक में आपने जो सीखा है उनके साथ शेयर करें। जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएँ, और जब उनकी जॉब हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, अपने खर्चे कम करें और फिर उस सेविंग से एसेट्स बाय करें। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे और अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी रिच बनेंगे। अगर एसेट्स की बात करें तो कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको बिना टाइम दिए पैसे मिले। कोई बिजनेस हो सकता है जहां पर आपको हर वक्त काम करने की नीड ना हो और इनकम मिलती रहे। इसके एग्जांपल में है वो लाइब्रेरी जिसे रॉबर्ट और माइक ने खोली थी। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। ये बुक रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, लेकिन आपको रियल एस्टेट के बारे में बहुत सी बुक मिल जाएंगी। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रियल एस्टेट के बारे में बुक लिखी है, आप वहां पढ़ सकते हैं, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एसेट्स बाय कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इनमें इन्वेस्ट करना पसंद है। रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा एडवाइस करते थे कि एसेट ऐसे बाय करने चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऑथर ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, कई सालों तक जॉब की, लेकिन साथ ही वो अपना एसेट्स कॉलम भी बिल्ड करते थे। वो अपने जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट और स्टॉक्स में भी डील करते थे, उनके बारे में सीखते थे। पुअर लग्जरीज पहले बाय करते हैं जबकि रिच लग्जरीज एंड में बाय करते हैं। पुअर अपने सैलरी से लग्जरीज बाय करते हैं जबकि रिच अपने एसेट्स में से आए हुए इनकम से लग्जरीज बाय करते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई से ये सब नहीं खरीदते बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं
और इसी दिमाग से खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जो वाइफ है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। ऑथर अपने एक बुक में बताते हैं कि उनकी वाइफ ने मर्सिडीज बाय करने के लिए 4 साल वेट किया। वो कार खरीदी, उस कार के लिए जितने भी पैसे लगे वो एसेट्स में से आए। इसके लिए उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें और लग्जरीज और एसेट्स अपने इनकम से बाय करें।